नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एंशिएंट चाइनीज फिलोसॉफी ऑफ लीगलिज्म के बारे में। लीगलिज्म के लिए जो ट्रेडिशनल चाइनीज भाषा में शब्द था वो था फाजिया। और फाजिया शब्द का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो अंग्रेजी भाषा में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका जो अप्रोक्सीमेट ट्रांसलेशन है वो होता है स्कूल ऑफ लॉ या लीगलिज्म के रूप में। इस फिलोसॉफी के जो स्कॉलर्स थे उनका ये मानना था कि ह्यूमन नेचर, मानव व्यवहार जो है वो मूल रूप में ग्रीडी किस्म का होता है, लालची किस्म का होता है, सेल्फ सेंटर्ड या सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला होता है। और जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो उसकी वजह से सोशल डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है। समाज में जब डिसहार्मनी होगी तो पॉलिटिकली पूरा समाज जो है वो केओटिक होगा, केओस होगा, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। इस चीज को मैनेज करने के लिए इन फिलोसोफर्स ने, इन स्कॉलर्स ने एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की वकालत करी, एडवोकेसी करी। उन्होंने कहा कि समाज को नियंत्रण में लाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए, मानव व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए एक शासक को बहुत ज्यादा निरंकुश या बहुत ही ज्यादा सख्त होना पड़ेगा और बहुत ही सख्त कानून व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। और जब कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त होगी, किसी भी व्यक्ति को उसके छोटे से छोटे जुर्म के लिए भी पनिश किया जाएगा, तो सब लोग जो हैं वो एक अनुशासन में रहेंगे, और अनुशासन में रहेंगे तो समाज में हार्मनी भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये इस तरीके की फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थी जो कि टायरनिकल फिलोसॉफी कही जाती है। टायरनिकल क्यों? क्योंकि ये राजा को निरंकुश बनाती है, डेस्पोटिक बनाती है, और उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। अब उस राजा के कई सारे गुण भी होने चाहिए उसके अंदर, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी। लेकिन इस फिलोसॉफी के पीछे के कारण क्या थे कि ये फिलोसॉफी राइज क्यों हुई, उस समय के राजनीतिक हालात क्या थे, इन फिलोसोफर्स के खुद के क्या इंटरेस्ट थे इस फिलोसॉफी के पीछे, और ये फिलोसॉफी कितनी चली, इसके मूल थॉट्स क्या क्या थे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो फिलोसॉफी थी, इसकी वजह से कुछ समय के लिए ये स्कूल ऑफ थॉट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रही, स्पेशली चिन डायनेस्टी के रूल के समय। चिन डायनेस्टी ने इस फिलोसॉफी को अपनी नेशनल फिलोसॉफी बना लिया था और बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका राइज कैसे हुआ, इसके थॉट्स क्या थे, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसकी लेगेसी क्या है, सभी पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप चीन का इतिहास जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, और भी वीडियोस आने वाले समय में आएंगे जिसमें हम चीन का संपूर्ण इतिहास इस वीडियो में जान चुके हैं। उनकी अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं, कल्चर्स है, उसके बारे में जाना, उनकी डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुए चाइना की हिस्ट्री में उसको भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चाइना की हिस्ट्री को जानने के इच्छुक हैं तो जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, एक दौर था चाइना की हिस्ट्री का, जो डायनेस्टी का समय। जो डायनेस्टी को हम पढ़ चुके हैं। ये जो डायनेस्टी थी, ये चाइना की हिस्ट्री की सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी। इसने 1046 से 256 बीसी तक रूल किया, और ये जो समय था तकरीबन 790 साल का, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। जो डायनेस्टी ने अपने साम्राज्य का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था, मतलब राज्य का बंटवारा कर दिया था, छोटे छोटे किंगडम बना दिए थे, उनको ऑटोनॉमी दे दी थी। और जो जो एम्परर था उसने कहा था कि तुम अल्टीमेटली तो मेरे प्रति वफादार रहोगे, लेकिन तुम्हें मैं थोड़ी थोड़ी स्वायत्तता देता हूँ, इंडिपेंडेंसी देता हूँ, ऑटोनॉमी देता हूँ। लेकिन उस राजा को ये नहीं पता था कि आज तो मैं इनको ऑटोनॉमी दे रहा हूँ, कल को ये जो छोटे छोटे किंगडम है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे और मेरे प्रति वफादार नहीं रहेंगे। ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसा कि लीगलिस्ट फिलोसोफर्स ने कहा था कि हर व्यक्ति क्या होता है, नेचर में स्वार्थी होता है। और जब स्वार्थी होगा तो ये किंगडम जो है ये भी स्वार्थी होंगे, इनके शासक भी स्वार्थी होंगे। स्वार्थी थे तो वो क्या करने लग गए, उन्होंने राजा के प्रति वफादार होने से मना कर दिया, और धीरे धीरे वो आपस में ही लड़ने लग गए। किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इस दौर में जो सामाजिक उतार चढ़ाव हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए, उसमें स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड आया, वॉरिंग स्टेट पीरियड आया। इनमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे किंगडम आपस में लड़ने लग गए, फिर बड़े किंगडम बन गए, कुछ एक दूसरे को जीत जीत के छोटे थोड़े किंगडम बड़े हो गए, बड़े किंगडम आपस में लड़ने लगे, वो वॉरिंग स्टेट पीरियड आ गया। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा थी, और उस राजनीतिक उथल पुथल के दौर में यहाँ पे 100 स्कूल ऑफ थॉट्स का राइज होता है। 100 स्कूल ऑफ थॉट्स का बेसिकली मतलब है कि बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स, बहुत सारे दार्शनिक जो हैं वो यहाँ पे जन्म लेते हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके की बातें करी। वो जन्म क्या लेते हैं, बेसिकली कोई पॉलिटिशियन था, कोई स्कॉलर था, कोई टीचर था, उन्होंने अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स दिए, अपने अपने विचार दिए, जिनको स्कूल ऑफ थॉट या फिलोसॉफी कहा जाने लगा। उनके विचार क्या थे? विचार इस चीज के लिए थे कि किस तरह से सामाजिक हार्मनी स्टैब्लिश हो, सामाजिक भेदभाव जो बंटवारा हो चुका है वो एक साथ हो, हम हमारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो। तो यहाँ पे कई सारे दार्शनिक आए, लिटरली 100 नहीं थे,
कहा तो 100 स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन 100 का मतलब है मैनी, बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स का राइज होता है यहाँ पे, जिसमें कन्फ्यूसिज्म, टाओइज्म, लीगलिज्म, मोइसिज्म ये ज्यादा पॉपुलर थे। तो इनमें कन्फ्यूसिज्म, टाओइज्म, मोइसिज्म को तो पढ़ चुके हैं, लीगलिज्म को अभी हम पढ़ेंगे। आने वाले समय में ये जो माइनर स्कूल ऑफ थॉट्स थे इनको भी हम पढ़ेंगे। तो स्कूल ऑफ मिलिट्री, स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी, माइनर टॉक्स, मेडिसिन, इनको हम पढ़ेंगे। तो कन्फ्यूशियस के बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा था। कन्फ्यूशियस ने क्या कहा था कि सोशल हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए इनर ह्यूमननेस को कल्टीवेट करना चाहिए इंसान को। हर इंसान के बारे में इन्होंने कहा कि इंसान आंतरिक तौर पे अच्छा ही होता है, कोई उसमें बुराई नहीं होती, लेकिन वो कभी कभी उसका व्यवहार जो है वो पोल्यूट हो जाता है और उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उसका व्यवहार जो है वो खराब हो जाता है। व्यवहार खराब हो जाता है, उसको किससे ठीक किया जा सकता है? एजुकेशन से, प्रॉपर एजुकेशन से, वर्च्यूज के माध्यम से, अपने गुणों को अंदर से अगर कल्टीवेट करेगा इंसान तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की बातें इन्होंने नहीं मानी, जैसे जुनजी ने नहीं मानी। जुनजी वैसे तो कन्फ्यूशियस विचारधारा के ही फिलोसोफर थे आगे चल के, लेकिन इन्होंने कन्फ्यूशियस इस बात को नकारा, कह रहा कि ऐसा नहीं है कि इंसान अंदर आंतरिक तौर पे बेहतर ही होता है। लेकिन इसके बाद ये जो शान यांग जैसे फिलोसोफर आए या हैन फेजी जैसे फिलोसोफर हुए जो लीगलिज्म की फिलोसॉफी को मानते थे, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, इंसान तो मूल रूप में खराब होता है, उसकी नेचर खराब होती है, वो उसकी पैसिव होती है। बेसिकली इन्होंने ये इस तरीके के व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि इंसान अगर ठीक ही होता और बेहतर ही होता और उसके अंदर अच्छाई होती, बुराई होती ही नहीं, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की तो फिर जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ही घटिया है, वो गलत कर्मों की तरफ ही जाता है और वो अपने बारे में ही सोचता है, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचता, इसलिए हमें स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, उनको एप्लीकेट करने की जरूरत पड़ती है। तो शांग यांग ने इस तरीके की बातें कही। अब शांग यांग के अपने विचार थे। शांग यांग के अपने विचार इसलिए थे क्योंकि वो एक तो पॉलिटिशियन भी थे, स्टेटमैन थे, वो अपने अधिकारों को मजबूत करना चाहते थे। तो हर व्यक्ति का अपना एक एजेंडा भी था। कन्फ्यूशियस का अपना एजेंडा रहा, शांग यांग का अपना एजेंडा रहा, मोजी का अपना एजेंडा रहा, जिन्होंने मोइज्म की फिलोसॉफी दी। तो अब हम कन्फ्यूशियस के बारे में इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लीगलिज्म के बारे में। लीगलिज्म को क्या कहा जाता था? फाजिया। ट्रेडिशनल भाषा में फाजिया शब्द है जिसका रफली ट्रांसलेशन लीगलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के तौर पे किया जाता है। इसमें यह कहा गया, इसका एक फिलोसॉफिकल बिलीफ था, मेजर फिलोसॉफिकल बिलीफ ये था कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इंक्लाइंड टू डू रॉन्ग डूइंग्स। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है और वो गलत कार्य ही करने की तरफ फिराक में रहता है। अपने फायदे के लिए वो दूसरों का नुकसान पहुंचाने में कभी भी नहीं कतराएगा, ऐसा इनका बिलीफ था। इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति गलत तरीके की होती है, इसीलिए वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ भागता है, अपने फायदे की तरफ भागता है। और अपने फायदे की तरफ भागता है तो क्या होगा? सोशल में, सोसाइटी में डिसहार्मनी हो जाएगी, आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे और केओस क्रिएट होगा। और उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज का होना बहुत जरूरी है, कठोर कानून व्यवस्था का होना जरूरी है, ताकि लोग कंट्रोल में रहें, अपने हैसियत में रहें, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसके लिए बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे फिलोसोफर थे, जैसे जोंग होंग, ली कुई, शेन बुंगाई, शांग ओंग यांग बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे यहाँ पे, और हैंग फेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो लोग जो हैं जिनके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, और फिलोसोफर्स के भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन मेनली ये दो लोग जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या क्या बातें कही उसकी हम बात करेंगे। अब दोनों के अपने अपने मोटिव भी थे। अब शांग फेजी जो है, हैन फेजी जो है, वो बेसिकली समाज में क्या चाहते थे? यूनिफिकेशन चाहते थे, चाइना का यूनिफिकेशन चाहते थे, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन चाहते थे। इनका ये एजेंडा था और इनका ये भी था कि समाज को कैसे भी करके कंट्रोल में रहे, समाज में केओस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है। अब शांग यांग जो है दूसरी तरफ, ये एक पॉलिटिशियन भी थे, स्टेटमैन थे बेसिकली। किन जो डायनेस्टी थी, किन क्या बोल रहा हूँ, चिन डायनेस्टी, या कहा जाए उसे चिन पहले किंगडम था उसके। तो ये तो अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए भी चाहते थे कि लीगलिज्म की जो फिलोसफी है वो मजबूत हो, उसमें राजा को निरंकुश बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग रहेगा, जनता उनके कंट्रोल में रहेगी और इनका साम्राज्य बड़ा होगा और ये चाइना का यूनिफिकेशन कर पाएंगे। तो इनका ये सेल्फ इंटरेस्ट भी था, इनका एजेंडा भी था, और चाइना को यूनिफाइड भी करना चाहते थे। तो दोनों की फिलोसॉफिकल स्कूल में भी, थॉटों में भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ अंतर आपको नजर आएगा। लगभग साथ में थे, लेकिन कुछ ना कुछ बातें अंतर आपको देखने को मिलेंगी। हैन फेजी जो है, या हैन फाई जिनको कहा जाता है, ये कन्फ्यूशियस रिफॉर्मर हुंजी के शिष्य थे। हुंजी जो है वो जो 5 ग्रेट सेज जो हैं कन्फ्यूशियस के, उसमें से एक थे। कन्फ्यूशियस खुद थे, उनमें मेंगजी थे, टुसु थे, मेंक्सियस थे और हुंजी थे। हुंजी जो है, इन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? वो बात जो है वो कन्फ्यूशियस के विचारधारों से थोड़ी सी अलग थी।
कन्फ्यूशियस ने ये कहा था कि हर व्यक्ति आंतरिक तौर पे बेहतर आदमी होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। उसके मूल स्वभाव को कभी भी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, मूल स्वभाव को कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो लालची किस्म का होता है, कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि इंसान की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी वो पोल्यूट हो जाती है। बेसिकली वो गुड होता है। लेकिन फुंजी जो है वो इस बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, अगर इंसान मूल तौर पे अच्छा ही होता तो उसे कभी भी इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती अच्छाई की इंस्ट्रक्शन उस इंसान को देने की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर अच्छाई नहीं है। तो अगर हर इंसान मूल रूप में अच्छा ही होता, उसके अंदर वर्च्यू होता अच्छाई का, तो उसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत क्या थी। तो इस तरीके के तर्क उन्होंने दिए। और हुंजी के बाद हान फेजी, जो कि एक अलग स्कूल ऑफ थॉट के ही आप फाउंडर के तौर पे, लीगलिज्म के फाउंडर और उसके एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर के तौर पे उसे देखते हैं, उन्होंने एक अलग बात कही। उन्होंने उस एस्पेक्ट को और ज्यादा आगे लेके गए, उस डायरेक्शन में और ज्यादा आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, ना केवल इंसान के अंदर अच्छाई की कमी होती है, बल्कि उसका जो मूल स्वभाव है वो इविल किस्म का होता है। वो चाहता है कि उसे सब तरीके की आज़ादी मिले, वो सबके ऊपर डोमिनेट करे। वो अपने स्वभाव में ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहता है ग्रीडी के तौर पे, और वो अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहता है। वो हायरार्की में रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसके ऊपर तो कोई ना रहे, उसके नीचे सब रहे। तो इस तरीके की बातें हैन फेजी ने कहा। और हैन फेजी ने कहा इसीलिए हर व्यक्ति जब इतना सेल्फिश हो जाता है और इतना डोमिनेटिंग होता है अपनी मूल स्वभाव में, तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत है और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए पनिश भी करने की जरूरत है, ताकि सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश रहे, मेंटेन रहे। उसी तरीके की बातें शान यांग ने कही। और शान यांग जो कि चिन डायनेस्टी के, या चिन किंगडम जो था उस समय, डायनेस्टी तो बाद में स्टैब्लिश हुई पूरे साम्राज्य में, बाद में बना साम्राज्य तो, लेकिन जब वॉरिंग स्टेट पीरियड था उस समय जो चिन डायनेस्टी थी उसके एक स्टेटमेंट थे। उन्होंने कहा कि बेसिकली राजा को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इस समय पे ये जो लीगलिस्ट फिलोसॉफी थी, इसको चिन डायनेस्टी ने आगे अपनाया, जिसकी वजह से इन्होंने बाकी दूसरी जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चाइना के एंशिएंट कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे लोग मारे भी गए, उनको कंट्रोल करने के लिए, पनिश करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा गया। बहुत सारी लाइब्रेरीज को जलाया गया जो दूसरे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को सपोर्ट करती थी। बहुत सारे स्कॉलर्स को मारा गया। लेकिन फिर भी एक बात है कि उस दौर में जिस तरीके का केओस था, जो उस समय की राजनीतिक स्थिति थी, उस केओस को इन्होंने जरूर मैनेज कर दिया। और उस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि चाइना को क्या करना था, यूनिफाइड करना था, और वो यूनिफाइड ये कर पाए। ये इसका एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। वो यूनिफाइड कैसे किया वो हम आगे हिस्ट्री में आपको बताऊंगा अभी, कि किस दौर में ये फिलोसफी जो राइज हुई और उसके पीछे के कारण क्या थे। ये जो फा ट्रेडिशन है, फाजिया ट्रेडिशन या फा ट्रेडिशन जो है, इसका देखिए मैंने बताया आपको ट्रांसलेशन स्कूल ऑफ लॉ या लीगलिस्ट स्कूल के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग सिर्फ लॉ नहीं होता। इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने इसे स्कूल ऑफ लॉ के रूप में समझा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग सिर्फ लॉ नहीं होता। इसका मीनिंग स्टैंडर्ड्स भी होता है, मॉडल्स भी होता है, नॉर्म्स भी होता है, मेथड्स भी होता है। तो बेसिकली कानून व्यवस्था को मैनेज करने के लिए या एक स्टेट को चलाने के लिए जो मॉडल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, लॉ होते हैं, उन सभी चीजों को ये फा ट्रेडिशन जो है वो एक साथ ये फिलोसफी जो है वो बताती है। तो लीगलिस्ट की जो लेबल है वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगा दी, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशनल नाम है जिसको एक ही शब्द में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है। और स्कूल का जो टर्म होता है, स्कूल ऑफ लॉ बोला जाता है ना, स्कूल भी जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसमें बेसिकली एक ही किस्म के लोग होते हैं। लेकिन इसमें तो कई सारे अलग अलग तरीके के फा थिंकर्स थे जिन्होंने अलग अलग तरीके की बातें कही और कई चीजों में एक दूसरे से असहमत भी थे वो। तो ये फाजिया जो शब्द है, ये इसके कई सारे मीनिंग है। फाजिया शब्द जो है वो सीमा कियान नाम के एक हिस्टोरियन थे जो चाइना की हिस्ट्री के फादर फिगर कहे जाते हैं। सीमा कियान, जिन्होंने ग्रैंड हिस्टोरियन नाम की किताबें लिखी अलग अलग डायनेस्टी के बारे में, चिन डायनेस्टी के बारे में भी, हैन डायनेस्टी के बारे में भी, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी। तो इन्होंने चाइना की अर्लीस्ट हिस्ट्री को लिखा, उसमें इन्होंने ये शब्द फाजिया इस्तेमाल किया था। और फाजिया शब्द का बेसिकली इन्होंने मीनिंग यही बताया था कि उस समय किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया था चिन डायनेस्टी ने। और चिन डायनेस्टी के पीछे जो ये लीगलिस्ट फिलोसफी थी, फाजिया फिलोसफी थी, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने इसका क्रिटिसिज्म भी किया था और ये भी इसको एक रिकॉग्नाइज भी किया था इस चीज के लिए कि इन्होंने कम से कम चाइना को यूनिफाइड किया,
यूनिफाइड किया। साथ ही साथ इन्होंने रूलर्स के रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में भी बताया कि इसमें भले ही एक राजा को, एक रूलर को निरंकुश बताया गया, लेकिन उसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई। ऐसा नहीं कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को तो निर्वहन ना करे और सिर्फ लोगों के ऊपर अपने स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करके अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करे। तो इस तरीके की बातें इस फार ट्रेडिशन में आपको देखने को मिलती हैं। इसके कई सारे टेक्स्ट हैं, जिसमें दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक लॉर्ड शांग की किताब और दूसरी हैन फेजी की, जिसको हम मेनली इन दोनों को ही पढ़ते हैं। हैन फेजी के विचार और लॉर्ड शांग यानी शांग यांग की जो विचार थे, शांग यांग जो कि चिन डायनेस्टी के एक स्टेटमैन थे, और हैन फेजी जो कि एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे इस फार ट्रेडिशन के। तो उसमें तो 10 टेक्स्ट मिलते हैं। वैसे कहा जाता है कि 10 किताबें थी, फान टेक्स्ट थे, जिसमें से 2 सर्वाइव करती हैं, मेनली इंटैक्ट हैं, और बाकी कुछ 2 टेक्स्ट भी मिलते हैं, जैसे सेनजी के, शेन बुआई नाम के एक फिलोसोफर थे उनके, और शेनजी बाई शेन डाओ। तो शेन डाओ और शेन बुआई के भी कुछ टेक्स्ट मिलते हैं, जिनसे भी हमें पता चलता है कि ये जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थी वो किस तरीके की थी। एक गुआनजी नाम की किताब है, जिसमें चाइना के ट्रेडिशनल हिस्ट्री के बारे में कई सारे अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पता चलता है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए लीगलिज्म की फिलोसॉफी को जानने के लिए। इसका जो इम्पैक्ट है वो कई सारे आगे चल के किंगडम्स पे भी पड़ा। कई सारे जो राजा थे आने वाले समय पे, जो इंपीरियल चाइना की हिस्ट्री में हुए, उन्होंने इस जो फिलोसॉफी को अपनाया, तो उन्होंने भी अपने अपने विचारों को कहीं ना कहीं इसके अंदर घुसाया या इंक्लूड किया। तो उनसे भी हमें पता चलता है। हैन डायनेस्टी के समय इसमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ये किस तरीके का स्कूल ऑफ थॉट था। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि ये जो थॉट राइज हुई, ये स्कूल ऑफ थॉट जो लीगलिज्म की फिलोसॉफी थी या फार ट्रेडिशन था, ये कैसे राइज हुआ, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के तौर पे कैसे इसका शुरुआत हुआ। तो अगर इंपीरियल चाइना का यूनिफिकेशन देखें, यूनिफिकेशन किस दौर में हुआ था? ये वाला जो वंश था चिन राजवंश, इसके दौर में हुआ। तो ये रेड कलर में चाइना नजर आता है, यही उस समय यूनिफाइड चाइना था। आज के समय तो चाइना काफी एक्सपेंडेड चाइना नजर आता है आपको, लेकिन ये जो राजवंश था चिन राजवंश, जिसके समय पे इंपीरियल चाइना की शुरुआत हुई, वो 221 बीसी में हुई थी। उस 221 बीसी से भी 3 सेंचुरी पहले यहाँ पे किस तरीके के राजनीतिक हालात थे, इसको मैं इस स्लाइड से पढ़ने की बजाय आपको मैप्स के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए, चाइना की हिस्ट्री में जो डायनेस्टी पीरियड था वो शुरू होता है शिया डायनेस्टी से। शिया डायनेस्टी यानी 1900 बीसी के आसपास। शिया डायनेस्टी के बाद आती है आपकी शांग डायनेस्टी, शांग डायनेस्टी आती है, और शांग डायनेस्टी के बाद आती है जो डायनेस्टी। जो डायनेस्टी का जो समय था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1046 से 256 बीसी के बीच में रूल किया था, वो चाइना की सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी। उस दौर में कई सारे राजनीतिक उथल पुथल हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, अपनी साम्राज्य को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि राज्य का इस तरह से बंटवारा कर दिया छोटे छोटे किंगडम्स में, और उनको ये जिम्मेदारी दे दी कि देखिए ऐसा है कि तुम अपना छोटा छोटा किंगडम चलाओ, तुम्हारे पास ऑटोनॉमी तो रहेगी, लेकिन तुम अल्टीमेटली किसके प्रति वफादार रहोगे? राजा के प्रति। राजा यानी एम्परर। एम्परर कहाँ बैठेगा? जो में राजधानी उसकी जो थी, पहले 2 राजधानी, पहले वेस्ट में अलग थी, ईस्ट में अलग थी, शियान, और दूसरी राजधानी रही थी। तो उसने कहा कि मेरे प्रति वफादार रहोगे, क्योंकि मेरे को मिला हुआ है मैंडेट ऑफ हेवन। मैंडेट ऑफ हेवन का कॉन्सेप्ट था चाइना में प्राचीन समय में कि भाई राजा को स्वर्ग से रूल करने की आदेश मिला है, का आदेश मिला है। लेकिन ये किंगडम जो है पहले 1-2 पीढ़ियों तक तो राजा के प्रति वफादार रहे, लेकिन फिर वफादार नहीं रहे। इन्होंने क्या किया कि आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र समझ लिया शुरू कर दिया। भले ही राजा को सिर्फ एम्परर मानते थे, नाम मात्र का राजा मानते थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं रहा था। तो इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, फिर छोटे छोटे किंगडम थोड़े बड़े किंगडम बन गए, और 7 किंगडम यहाँ पे राइज होते हैं। और वॉरिंग स्टेट पीरियड में ये 7 किंगडम आपस में लड़ने लग गए, जिसमें जो है एक आपका चिन किंगडम भी था। तो ये लड़ झगड़ रहे थे, तो कितना सारा केओस हो रखा था, राजनीतिक केओस हो रखा था। यहाँ के लोग, चाइना के लोग जो हैं वो एथनिकली मेनली लगभग सेम थे, लेकिन उनके बीच में यूनिफिकेशन नहीं था। यूनिफिकेशन नहीं था तो अलग अलग फिलोसोफर्स के विचार आए, अलग अलग फिलोसोफर्स का जन्म होता है। वो फिलोसोफर्स क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, चाइना में यूनिफिकेशन होना जरूरी है, चाइना में सोशल हार्मनी होना जरूरी है, ये जो केओस है ये खत्म होना चाहिए। केओस खत्म भी हुआ एक दिन, क्योंकि जब चिन डायनेस्टी ने इन सारे किंगडम्स को हरा के 221 बीसी में एक नए राजवंश की शुरुआत करी, जिसे चिन किंगडम कहा जाता है। इंपीरियल चाइना का इतिहास शुरू होता है यहाँ से।
तो चाइना के इतिहास की जो डायनेस्टी थी, जो जिया डायनेस्टी से चिंग डायनेस्टी तक चलती हैं, उसमें ये जो चिन डायनेस्टी है, जिसे चिन कहा जाता है, जिसके नाम पे चाइना नाम पड़ा बाद में, इसकी शुरुआत 221 बीसी में हुई। इस 221 बीसी से भी 300 सालों पहले से ही ये जो 100 स्कूल ऑफ थॉट्स है, इनका राइज होना शुरू हुआ था, जिसमें कन्फ्यूशिज्म, टाओइज्म और ये तमाम तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स थे। तो इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट आपका ये लीगलिज्म भी आया, या फा ट्रेडिशन फाइज्म भी आया। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन क्या कहता था, इसके बारे में आप जान लीजिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका जान लीजिए। तो चाहे भले ही केओस था वॉर इन स्टेट पीरियड में, लेकिन यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो कोई स्कॉलर्स हों, कोई टीचर्स हों, उन सभी ने अपने अपने विचार दिए। उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और सोशल चेंजेस की जरूरत के हिसाब से अपने अपने विचार दिए लोगों के सामने। हर कोई अपने अपने विचारों को लेके बहुत ज़्यादा वाकपटु था, बेसिकली बोल रहा था, अप्रोच कर रहा था, घूम घूम के लोगों को बता रहे थे कि मेरी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो ये चीज़ें हो रही थी उस समय। सामाजिक तौर पे जो है इकोनॉमिकली भी समाज प्रोस्परस हो रहा था, भले ही सामाजिक तौर पे केओस था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन चीज़ें बदल रही थी। एक नई सोशल क्लास शी का भी राइज होता है। देखिए यहाँ पे कई स्कूल ऑफ कई, अगर आप सोशल पिरामिड को देखें तो इस तरीके का सोशल पिरामिड था। ऊपर एम्परर था, फिर उसके जो शाही लोग थे, जो उसके राजवंश और उसके सगे संबंधी थे, वो थे, नोबल्स थे, फिर पीजेंट्स थे, फिर आर्टिशियंस थे, मर्चेंट्स थे, फिर स्लेव्स थे। लेकिन यहाँ पे एक शी, पीजेंट्स के पास ही एक और नई क्लास का राइज होता है, जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी, उनके पास पैसा हो गया था। तो ये लोग जो है ये भी अब फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ जाने लग गए थे। ठीक है, इनके भी अपने अपने विचार सामने आने लग गए थे। अब फास्ट थिंकर्स ने क्या किया, बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे वो मॉरल थॉट्स के ऊपर ज्यादा थे, वो मॉरलिटी के ऊपर बात करते थे, वो सामाजिक दृष्टिकोण देखते थे, ये देखते थे कि एंशिएंट्स, वो मतलब रिलीजन के बारे में भी बात करते थे, सोशल हार्मनी के भी बारे में बात करते थे, एथिक्स और मोरलिटी के बारे में बात करते थे। लेकिन फास्ट थिंकर्स ने इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करी, उन्होंने पॉलिटिकल विचारधारा के ऊपर बात करी। उन्होंने ये बात करी कि कैसे समाज के अंदर राजनीतिक एकता लाई जा सकती है और लोगों में ये जो केओस है, ये जो ऑर्डर की कमी हो रखी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसको कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए कि क्या सॉल्यूशन दिए कि कैसे भी करके इन लोगों को अंडर लेके आना है, कंट्रोल में लेके आना, अनुशासन में लेके आना है। तो फार थिंकर्स लाइक शाह यांग, जो कि एक स्टेटमैन भी थे, उन्होंने इस तरीके की बातें करी। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो पॉलिटिकल इनोवेशंस लाने की जरूरत है, ऐसे इनोवेशंस हमें लाने की जरूरत है जिससे ये जो केओस है ये खत्म हो जाए। और केओस को खत्म करने के लिए उन्होंने जिस तरीके के विचार दिए, उनका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। हालांकि क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, क्योंकि वो एक डेस्पोटिक रूल की वकालत करते थे, कि एक राजा के निरंकुश होने की बात करते थे, कि राजा इतना ताकतवर होना चाहिए कि उसको कोई चैलेंज ना कर पाए, उसके खिलाफ कोई रिवोल्ट ना कर पाए, उसके खिलाफ रिवोल्ट करने से आदमी की रूह कांपे, कोई भी उसके खिलाफ सोचे भी ना कि उसका विरोध कर सकता है, और उसका विरोध नहीं किया जा सकता तो वो निरंकुश हो गया। और निरंकुश राजा को कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए उस व्यक्ति की मोरलिटी का होना या उसके एथिकल वैल्यूज का क्या, लेकिन उसकी एथिकल वैल्यूज के बारे में शाह यांग ने ज्यादा बातें नहीं करी। शाह यांग ने तो बेसिकली कह दिया कि राजा जो है उसको सुपीरियर होना पड़ेगा, उसको ताकतवर होना पड़ेगा, और उसकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सब लोग उससे डरे। तो इसकी वजह से उसका सिनिकल विचारधारा का, एंटी इंटेलेक्चुअल किस्म का व्यक्ति माना, और इस फा थिंकर्स को भी इस तरीके की विचारधारा माना। अब देखिए, फार ट्रेडिशन एंशिएंट चाइना ऑफन कंपेयर टू मॉडर्न सोशल साइंसेज, आज के समय पे भी या बाद में जो यूरोप में आप मैकियावेली की विचारधारा वगैरह को देखते हैं, जिसमें उन्होंने भी इस तरीके के एक प्रिंस की बात करी थी, जिसको निरंकुश होना या सबसे ज्यादा ताकतवर होने की बात करी, उस तरीके की बातें कही। लेकिन यहाँ पे ये प्रैक्टिकल थॉट थी कि लोगों को एकजुट करना है, लोगों को एकजुट नहीं मतलब बेसिकली चाइना को एकजुट करना है, और वो सारे छोटे छोटे किंगडम्स है उनको कर से भी हरा के एक पॉलिटिकल जो केओस है उसको खत्म करना है, अनार्की को खत्म करना है। अनलाइक कन्फ्यूशियस और मोजी टीचिंग्स, फार टेक्स्ट डिड नॉट प्रोटाइज मॉरलिटी और डिवाइन विल। उन्होंने कभी भी डिवाइन विल की बात नहीं करी, कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई स्वर्ग नरक और मॉरलिटी, इन चीजों के बारे में वो पढ़े ही नहीं। उन्होंने सीधी सी ये बात कह दी कि एक इम्पार्शियल स्टैंडर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट का सबके ऊपर, सब लोग जो हैं वो शासन में एक समान देखे जाएंगे, उनके किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रहेगा, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं रहेंगे। बेसिकली एक ही इमोशन है, एक ही रीजन होगा, वो बेसिकली ये होगा कि केओस को खत्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही।
ड्यूरिंग वॉरिंग स्टेट पीरियड इन एंशिएंट चाइना सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज वर अंडरवे। ये तो चल ही रहे थे, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस तो चल ही रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड। बहुत सारे थिंकर्स का ऐसा मानना था कि ये जो चेंजेस हैं ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होंगे और एक दिन जो है चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि किसी भी समाज में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट होता है और वो ग्रेजुअली एक दिन समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन फार थिंकर्स इस बात से असहमत थे। उनका मानना था कि ये जो पुराने मेथड्स हैं, पास्ट मेथड्स हैं गवर्नेंस के, ये अब इररिलेवेंट हो चुके हैं। इररिलेवेंट किस तरीके के, जैसे मैंडेट ऑफ हेवन का कॉन्सेप्ट था, उनके हिसाब से जो उनके एंसेस्टर्स ने रूल करने के तौर तरीके बताए थे, वो सब जो चीजें हैं उन्होंने माना कि ये सब चीजें जो हैं वो अब इररिलेवेंट हो चुकी हैं, अब इनको स्थापित नहीं किया जा सकता। अब तो नए कानून ऑर्डर की व्यवस्था की जरूरत है हमें। जैसे कि जो किंगडम जो एम्पायर जो था, उसमें जो एम्परर्स ने क्या किया था, पावर को डिसेंट्रलाइज किया था। पावर का डिसेंट्रलाइज करने का उनको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कि उनका जो छोटा छोटा उन्होंने साम्राज्य ऑटोनॉमी के तौर पे इस्टेब्लिश किया था, छोटे छोटे किंगडम इस्टेब्लिश किए थे, वो उनके हाथ से निकल गए। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, राजनीतिक केओस हो गया। तो इन्होंने कहा कि उस तरीके की बातें जो है वो अब नहीं चलेंगी। जो पुराने एंशिएंट मॉडल्स थे उनको इन्होंने क्वेश्चन किया और कहा कि ये जो है चीजें अब नहीं चलेंगी, अब हमें नया कंप्रेहेंसिव सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है उसे स्टैब्लिश करने की जरूरत है। अब एक नया समाज है तो नया ऑर्डर स्टैब्लिश करने की जरूरत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि दे हाईलाइटेड हाउ सोसाइटियल evolution and demographic shift rendered old moral norms inadequate for the maintaining order, necessity greater reliance on the coherence। इन्होंने कहा कि देखिए जो पुराने सोसाइटियल इवोल्यूशंस थे और पुराने जो नॉर्म्स थे, जिसमें आप कई सैकड़ों सालों के नॉर्म्स को, हजारों सालों के नॉर्म्स को चलते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा, ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, वो अब पर्याप्त नहीं है। अब उनसे ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। अब देखिए किस तरीके की स्थिति हो रखी है। इसलिए हमें एक ग्रेटर रिलायंस ऑन कोहेरेशन की जरूरत है। अब हमें दबाव डालने की जरूरत है लोगों के ऊपर। लोगों को अनुशासन में लाने के लिए एक मजबूत कानून व्यवस्था की जरूरत है, जो स्ट्रिक्ट होंगे और स्ट्रिक्ट इतने होंगे कि लोग डरेंगे, और लोग जब डरेंगे तभी वो कंट्रोल में आएंगे। तो डर की राजनीति को बढ़ावा देने वाली ये फिलोसॉफी आपको नजर आती है। They advocated for powerful states capable of cohesion in response to knowledgeable populace। Basically, वो जनता जो कि विरोध करती है, knowledgeable populace है, उसको दबाने के लिए ताकतवर होना पड़ेगा एक राज्य को। तो पावरफुल स्टेट्स के बारे में इन्होंने जो है उसको प्रोत्साहित किया, उस विचारधारा को इन्होंने एडवोकेट किया। While they were entertained the possibility of future societal evolution towards the more moral based governance। इन्होंने कहा कि जब पहली स्थिति ये होगी, पहले तो अभी देखो केओस है, इस केओस को मैनेज करने के लिए, सब लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। और जब लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग रहेगा और कुछ सालों तक उस स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर के बीच में लोग रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे जो है ये लोग जो है अपने आप मॉरल बेस्ड हो जाएंगे और सोसाइटी में सच्चे मायनों में इवोल्यूशन होगा। लेकिन वो इवोल्यूशन तब होगा जब पहले इनको कंट्रोल में लाया जाएगा। अभी तो ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो कंट्रोल में लाने के लिए पहले इनको पनिश तो करो, इनको ऑर्डर में तो लेके आओ, इनके लिए हार्श और स्ट्रॉन्ग कानून व्यवस्था तो स्टैब्लिश करो। तो इनका कुछ इस तरीके का विचार था। द फार पॉलिटिकल फिलोसफी होल्ड ए डिस्टिंक्ट व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, फोकसिंग ऑन पीपल्स सेल्फिश एंड कॉवर्टस टेंडेंसी। ह्यूमन नेचर के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इनकी विचारधारा क्या थी कि इंसान बहुत ही सेल्फिश किस्म का होता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, वो अपने बारे में सिर्फ सोचता है, और सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो चाहे कुछ भी करे उसे किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। किस चीज़ से नहीं लाया जा सकता? एजुकेशन और मोरल कल्टीवेशन से उसे कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। जैसे कन्फ्यूशियस कहते थे कि एजुकेशन और मोरल कल्टीवेशन के थ्रू किसी भी इंसान के अंदर की अंतरात्मा को जगाया जा सकता है, या अंदर उसका जो गुडनेस है, उसका जो वर्च्यू है, उसे कल्टीवेट किया जा सकता है। इनका इस चीज़ में बिलीव नहीं था। इनका मानना था कि इंसान में परिवर्तन सिर्फ डर की वजह से आता है। देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। कोई मानता है कि देखो किसी इंसान में परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रेम से उसे मनाया जा सकता है, तो प्यार से मनाया जा सकता है, एजुकेशन से मनाया जा सकता है, डर से मनाया जा सकता है, डर से उसे डरा के उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, या फिर क्या है, वो अगर एजुकेशन या सेल्फ कल्टीवेशन, मॉरल कल्टीवेशन के थ्रू जब चीज़ों को समझे, एक्सपीरियंस के थ्रू समझे, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी व्यक्ति में परिवर्तन के। इनका मानना था सिर्फ डर से ही परिवर्तन आ सकता है, और बाकी इंसान की प्रवृत्ति इतनी घटिया है इनके हिसाब से, ये जो आपके लीगलिस्ट फिलोसोफर थे, कि इंसान की प्रवृत्ति इतनी खराब है
कि वो कभी भी किसी और दूसरे कारण से, प्यार से, एजुकेशन से या मोरल कल्टीवेशन से कभी भी बदलेगा नहीं, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी। वो इतना सेल्फिश हो चुका है, उसे सेल्फिशनेस को खत्म करने के लिए उसे डर बिठाना उसके मन में जरूरी है। उसको उसके ऊपर हार्श जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे स्टेब्लिश करना जरूरी है। दे अंडरस्टैंड द पीपल आर ड्रिवन बाय द परस्यूट ऑफ पर्सनल गेन एंड सोशल स्टेटस। लोग जो हैं वो अपने पर्सनल गेन और सोशल स्टेटस के लिए भूख मर रहे हैं, ड्रिवन है उसके प्रति, और उसके लिए वो कुछ भी करने को लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने एक चीज और कही कि भाई देखो ऐसा है, इस इंसान की इस प्रवृत्ति का फायदा उठाना चाहिए। इंसान को सोशल स्टेटस चाहिए, पर्सनल गेन चाहिए, तो उसे उस तरीके के कार्यों में लगाओ, जैसे कि उसे खेती बाड़ी के कार्यों में लगाओ, और खेती बाड़ी और मिलिट्री में लगाओ, और सोशल स्टेटस और पर्सनल गेन जो है वो उन कार्यों में ज्यादा दो जहां पे उसको काम में भी लगाया जा सकता है और उससे उसको गेन भी मिलेगा। जैसे कि अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करेगा, वो मिलिट्री में सर्व करेगा, तो उसे मेरिट देंगे, उसे रैंक देंगे, उसे सम्मान देंगे, तो वो उन कार्यों में लगा रहेगा। तो उसकी ये जो परस्यूट है पर्सनल गेन की और सोशल स्टेटस की, इसका भी फायदा उठाना है। ये जो सेल्फिशनेस है इंसान के व्यवहार की, इसको वो एकदम थ्रेट की तरह नहीं देखते थे, कुछ हद तक थ्रेट की तरह देखते थे, लेकिन उसे एक एसेट के तौर पे भी इस्तेमाल करने के तौर पे देखते थे ये फिलोसोफर्स, ये जो लीगलिज्म के फिलोसॉफी के जो मानने वाले थे वो। अनलाइक कन्फ्यूशियम थिंकर हु बिलीव दैट मोरल कल्टीवेशन इज फॉर एलाइट्स, कन्फ्यूशियस तो मॉरल कल्टीवेशन को मानते थे, इन्होंने क्या कहा, मोरली अपराइट करने का जो आइडिया है वो बेतुका है। किसी भी आदमी को मोरली आप अपराइट कर ही नहीं सकते, उसके अंदर सिर्फ डर बिठा के ही आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, उसे अनुशासन में ला सकते हैं। तो अनुशासन में लाने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने एक ही चीज की बार बार वकालत करी, वो क्या कहा कि इम्पर्सनल स्टैंडर्ड मतलब किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सबके प्रति एक ही कानून व्यवस्था रखनी है। किसी में किसी तरीके का ये नहीं कि ये मेरा सगा संबंधी है तो उसके लिए अलग कानून व्यवस्था होगी, नहीं, सबके लिए एक ही कानून व्यवस्था होगी, जिसका नाम दिया फाजी। और रूल ऑफ मैन को जो रेंजी है उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया। रूल ऑफ लॉ यानी कि सबका रूल, यानी सब एक बेसिकली ये होता है ना कि जैसे अभी रूल ऑफ मैन है, डेमोक्रेसी एक रूल ऑफ मैन होता है, सब लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है। इन्होंने पार्टिसिपेशन को मना कर दिया, उन्होंने कहा कि सब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, और पार्टिसिपेशन किन लोगों का, जो खुद ही ग्रीडी हैं, खुद ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके रूल को, उनका अगर पार्टिसिपेशन होगा रूल में तो बेसिकली वो जो कानून व्यवस्था है वो तो फिर से पॉल्यूट हो जाएगी। तो कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए इन्होंने इम्पर्सनल स्टैंडर्ड्स को एडवोकेट किया, उनका प्रस्तावित किया। दे मेंट रियलाई ऑन रिलायबल नॉर्म्स एंड लॉज रेदर देन द पर्सनल एबिलिटी ऑफ रूलर। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स और लॉज को जो है प्रायोजित किया, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया कि ऐसा नहीं कि एक रूलर की एबिलिटी के ऊपर बात कर दी हो कि रूलर की एबिलिटी के हिसाब से, नहीं, रूलर को भी पर्सनल रूल्स नहीं बनाने, उसको भी ऐसे इम्पर्सनल स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश करने हैं कि वो सब के लिए एक तरीके के कानून व्यवस्था को स्थापित करे। They emphasize फाजी must be fair and transparent, applicable equally to all, including the ruler। ये जो नियम कायदे कानून है ये सबके लिए बराबर होने चाहिए, सबके लिए ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर किसी आदमी ने चोरी करी है तो उसका जो सजा होगी, उसकी जो पनिशमेंट होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई रंक हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे मिलिट्री का आदमी हो, सबके लिए बराबर होगा। और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, और जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो सब लोगों के बीच में एक उस कानून व्यवस्था के प्रति क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी और एक विश्वास भी होगा, क्योंकि सबको पता होगा कि ये जो रूल हैं ये इम्पर्सनल है, सबको बराबरी की सजा मिलती है, बराबरी से सबके ऊपर लागू होते हैं, इवन रूलर के ऊपर भी ये रूल जो हैं वो बराबरी से लागू होते हैं। ये बातें इन्होंने कही। उसके बाद इन्होंने कहा इम्पार्शियलिटी वाज सेंट्रल ऑफ फार गवर्नेंस। फार गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो आपकी फा का जो कॉन्सेप्ट है, फा बेसिकली लीगलिटी की बात कर रहा हूं मैं, लीगलिज्म की बात कर रहा हूं। इसमें इन्होंने कहा रिप्रेजेंटिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ओवरकमिंग रूलर्स पोटेंशियल इनएप्टीट्यूड। बेसिकली लोगों के भले के लिए ही है ये सब चीजें जो है कॉमन इंटरेस्ट के लिए हैं, ग्रेटर कॉज के लिए हैं। यहाँ पे ग्रेटर कॉज क्या है, सामाजिक तौर पे हार्मनी स्टैब्लिश करना, और राजनीतिक स्तर पे क्या है, रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना, लॉ एंड ऑर्डर होना, केओस को खत्म करना, क्योंकि उस समय केओस बहुत ज्यादा था। दिस कॉन्ट्रास्ट विद कन्फ्यूशियस इंडीड ऑफ बेनेवलेंस एंड राइटियसनेस।
कॉन्फ्यूशियस ने क्या कहा था? बेनवेलेंस और राइटनेसनेस की बात करी थी। इन्होंने कहा कि राइट रॉन्ग बेनवेलेंस की बात नहीं है, ऑर्डर एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, बाकी चीजों के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मोरलिटी और राइटनेसनेस क्या है, बेनवेलेंस क्या है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। फा अप्रोच एम टू टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट्स रिसोर्स फॉर मिलिट्री सक्सेस। एक बात इन्होंने और फोकस किया कि राज्य की का जो यूटिलाइजेशन है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, वो मिलिट्री सक्सेस के लिए होना चाहिए, कि राज्य की मिलिट्री बहुत ताकतवर होनी चाहिए। और मिलिट्री को ताकतवर करने का जो इनका एजेंडा था वो सक्सेसफुल भी रहा, स्पेशली चिन डायनेस्टी के समय। और चिन डायनेस्टी की मिलिट्री बहुत ताकतवर हो गई आगे चल के। तो इन्होंने एग्रीकल्चर और मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। टू मोटिवेट पीपल, रूलर शुड मैनिपुलेट दियर नेचुरल टेंडेंसी यूजिंग मिक्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। एक बात इन्होंने कहा कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए राजा को दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पनिशमेंट, अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है अपने हितों के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अगर सोसाइटी का किसी तरीके से नुकसान करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, किसी को मारता है या किसी के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करता है, तो उसको तो सजा दो। और जो आदमी अच्छा काम करता है, स्टेट के बेनिफिट के लिए काम करता है, मिलिट्री में अच्छा सर्व करता है, या फिर बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में स्टेट की मदद करता है, तो उसे रिवॉर्ड भी दो। तो ये जो अप्रोच रहेगी, इसको आप मॉडर्न सोशल इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे देख सकते हैं। आज भी ऐसा होता है कि समाज में, या अगर किसी भी सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश रहे, मेंटेन रहे। अब शाह यांग जो है वो इनफेमस थे अपने ब्लंट व्यूज के लिए, लोगों को गवर्न करने के लिए। उनके जो ब्लंट व्यूज थे, ब्लंट व्यूज किस तरीके के थे? पूरी तरीके से निरंकुशता को, निरंकुश शासन को वो सपोर्ट करते थे, डेस्पोटिक रूल को सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक तो खुद ही राज परिवार से आते थे, एक डायनेस्टी के व्यक्ति थे, वो एक शासक बनने की होड़ में थे वो। तो उनके टेक्स्ट जो मिलते हैं, उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट्स में मिलता है, उन्होंने कहा कि व्हेन द पीपल आर वीक द स्टेट इज स्ट्रॉन्ग। इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही है। जब लोग कमजोर होते हैं तो राज्य मजबूत होता है। लोग कमजोर होंगे तो राज्य मजबूत कैसे होगा? क्योंकि लोग कमजोर होंगे तो वो राजा का विरोध नहीं करेंगे, स्टेट का विरोध नहीं करेंगे, किसी तरीके के रिवोल्ट नहीं होंगे, रिबेलियंस नहीं होंगे, तो स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उन्होंने बेसिकली अपनी जनता को कमजोर करने की वकालत करी कि कभी भी लोगों को मजबूत मत करो, राज्य को मजबूत करो। ही कंपेयर कंट्रोलिंग द पीपल टू हैंडलिंग मेटल और क्ले। उन्होंने इस चीज को इस तरह से, लोगों को कंट्रोल करने को का जो कंपैरिजन है वो एक मेटल या क्ले को होल्ड करने जैसी बात से कंपेयर किया। उन्होंने बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राजा को पूरी तरीके से निरंकुश होने की बात करी। उन्होंने कहा कि कोएशन इज नेसेसरी व्हेन एज ऑफ नॉलेजेबल एंड क्राफ्टी सिटीजन्स। जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो विरोध करने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों के ऊपर दबाव रखना बहुत जरूरी है। उनको उनके ऊपर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। उनको अनुशासन में रखने के लिए मजबूती से उनके ऊपर दबाव रखना जरूरी है, ताकि वो लोगों से डरे। फोकस ऑन हार्श पनिशमेंट इवन फॉर माइनर ऑफेंस। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति छोटे छोटे भी गलत काम करता है तो उसके लिए भी ऐसे पनिशमेंट दो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। तो ये इस तरीके की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे। इस तरीके की विचारधारा रखने वाले लोग आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिक्टेटरशिप की वकालत करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं कि इस तरीके के आप लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करो कि लोगों की रूह कांप जाए किसी भी तरीके के क्राइम करने से पहले। लेकिन इसका नुकसान भी है, इसके अलग अलग पहलू हैं। कई बार किसी के ऊपर अगर गलत आरोप लग गया और वो निर्दोष है, उसको भी इस तरीके के पनिशमेंट्स मिल गए तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये इस तरीके की बातें शांगह्यांग ने उस दौर में कही थी। However, once the people are overwhelmed, punishments become less necessary. When जब लोग डरना शुरू कर देंगे, इनका ये भी मानना था कि जब लोग डरना शुरू कर देंगे और उनको पता चलेगा कि अगर उन्होंने कोई भी गलत कदम उठाया तो उनको इतना मुश्किल पनिशमेंट मिल सकता है, तो उसके बाद पनिशमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग पहले से ही डरेंगे और क्राइम करने से पहले ही डरेंगे। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही और इस तरीके के रूल उन्होंने चिन डायनेस्टी के अर्ली पीरियड में स्टैब्लिश होते हुए भी दिखाया। अब रिवॉर्ड्स के बारे में भी बात करी उन्होंने, रैंक ऑफ द मेरिट्स। शांगयांग ने ये कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इंसेंटिव अलोंग साइड कोहेजन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली लोगों के ऊपर दबाव डालने से, उनको डरा के रखने के साथ साथ उनको इंसेंटिव देना भी जरूरी है। इंसेंटिव कब दिया जाएगा? जब वो स्टेट के
हित के लिए काम करेंगे। पीपल वर नॉट जस्ट पोटेंशियल एनिमीज बट ऑल्सो क्रूशियल असेट फॉर द स्टेट सर्वाइवल। लोगों को सिर्फ दुश्मन के तौर पे भी नहीं देखना है कि ये लोग जो हैं इनको कमजोर बना के रखो, ये समाज, ये स्टेट के दुश्मन हैं। नहीं, वो आपके लिए एसेट भी हैं, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी और आपके सर्वाइवल के लिए जरूरत है। तो उनको अच्छे लेबोरेटरीज टास्क करवाने हैं, उनको मोटिवेट करना है कि वो अपने राज्य को, अपने स्टेट को सपोर्ट करें, अपने स्टेट के लिए काम करें, इकोनॉमी के लिए काम करें। तो उनको कुछ रैंक देना, मेरिट देना भी जरूरी है। और वो मेरिट जो है वो मिलिट्री में भी होंगी, इवन सोशल स्ट्रक्चर्स में भी होंगी, इवन क्या कहते हैं आपके एग्रीकल्चरल फील्ड में भी होंगी। तो जो आदमी जितना अच्छा काम करेगा, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके के रैंक्स दिए जाने चाहिए। रैंक दिए जाएंगे, चाहे वो मिलिट्री के छोटे पदों पर भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसे उसकी मेरिट के आधार पे रैंक दी जानी चाहिए। रैंक दी जाएगी तो वो मोटिवेट होगा और वो अपने स्टेट को अच्छे से सर्व करेगा। ये तो बेसिक बात है। इसी वजह से अगर इनके जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए, मेरिट का बेस पे जो इन्होंने रिवॉर्ड्स दिए, उसकी वजह से चिन डायनेस्टी के समय पे चाइना की मिलिट्री बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि चिन डायनेस्टी के समय पे जो है इंपीरियल चाइना का दौर क्यों शुरू हो गया था, एक ताकतवर शाही चाइना कैसे शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपनी मिलिट्री में कई सारे रिफॉर्म्स किए थे। The Fa thinkers emphasize the importance of an extensive bureaucracy and effective गवर्नेंस के बारे में उन्होंने बात करी। They advocate for impersonal method of recruitment, promotion, demotion and परफॉर्मेंस कंट्रोल। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर चुना जाता है किसी भी पद के लिए, चाहे वो मिलिट्री में पद हो, चाहे कोई मिनिस्ट्रियल पद हो, और उसका प्रमोशन होता है या डिमोशन होता है, परफॉर्मेंस कंट्रोल होता है, तो वो उसकी मेरिट के आधार पे होना चाहिए। पर्सनल नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी, कि कोई व्यक्ति किसी राजा का सगा संबंधी है तो उसे अच्छी मेरिट दे दी, उसका प्रमोशन कर दिया, या कोई व्यक्ति राजा के प्रति वफादार है तो ज्यादा वफादार दिख रहा है, या फिर चाटुकार है तो उसको ज्यादा सपोर्ट कर दिया। नहीं, ये मेरिट के आधार पे होना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पे होना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने देखा, और इस चीज को करने के उनके पीछे का कारण ये था कि जो मिनिस्टर्स हैं या सेल्फिश ऑफिसर्स हैं जो ऊंचे पदों पे जा जाके अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से आगे चल के केओस हो सकता है, वापस जैसे वॉरिंग स्टेज जैसी स्थिति आ सकती है। तो वो ना आए, इसके लिए इन्होंने मेरिट को बेस्ड माना कि मेरिट के आधार पे चीजों को किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है उसे ही उस पद पे बैठने का अधिकार मिलना चाहिए, उसी को प्रमोशन मिलना चाहिए, हर किसी को नहीं। तो मेरिटोक्रेसी को इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरिटोक्रेसी को देखिए कन्फ्यूशियज्म में भी सपोर्ट किया गया था, मेरिटोक्रेसी को मोहिज्म में भी सपोर्ट किया गया था, लेकिन उनका अलग वर्जन था, इनका अलग था। जैसे कन्फ्यूशियस बिलीव वर्दीनेस वाज डिटरमाइंड बाय मोरलिटी जज्ड बाय पीयर्स। तो मोरलिटी के आधार पे किसी व्यक्ति की वर्दीनेस को डिटरमाइन करना चाहिए, और उसे जज कौन करेगा? उनके सगे उसके साथ ही सब जो है, जैसे कि मिलिट्री में एक व्यक्ति है, 100 लोगों की एक टोली है, तो उसमें कौन उसका जो है लीडर होगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? ये सभी बाकी बचे हुए लोग जो है उसके सपोर्टर हैं, जो उसके जो साथी हैं, संगी साथी हैं, वो उसे सपोर्ट करेंगे, वो उनके द्वारा जज किया जाएगा कि कौन योग्य है। लेकिन फा थिंकर्स का ऐसा नहीं मानना था। उनका मानना था कि इससे मैनिपुलेशन हो सकता है, ये व्यक्ति जो है वो राजनीतिक हो सकता है, जो इनका लीडर है, और वो किसी भी तरीके से राजनीतिक गेन के लिए इन लोगों का सपोर्ट हासिल कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को अलग तरीके से उन्होंने देखा। they warned against appointing individuals based on their reputation और personal impressions। बेसिकली किसी व्यक्ति की पर्सनल रेपुटेशन और उसके इंप्रेशन की वजह से उसे चुना जाना नहीं चाहिए। बेसिकली मेरिटोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। बेसिकली उसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो स्टेट के प्रति कितना वफादार रहा है, उसकी विचारधारा कैसी है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज को मेरिट में शामिल किया जाता था, और उसके आधार पे, उस मेरिटोक्रेसी सिस्टम के आधार पे उसे किसी व्यक्ति को एक ऑफिशियल रैंक दी जाती थी, चाहे वो ऊंची किसी भी तरीके की रैंक दी जाती हो। तो उसके साथियों के द्वारा उसे जज ना करके, उसके बेसिकली बैकग्राउंड को देख के, या बैकग्राउंड में उसने क्या क्या काम किए हैं उसके ऊपर, उसके आधार पे उसे जो है रैंक मिलती थी। ना तो फैमिली या पर्सनल इंप्रेशन फर्क पड़ता था, ना या उसके साथी क्या कहते हैं इस पे फर्क पड़ता था। बेसिकली फर्क किससे पड़ता था कि उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट को किस तरह से सर्व किया है। मॉनिटरिंग ऑफिशियल्स टेक्निक्स ऑफ रूल को
कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने टेक्निक्स बताई। अब हान फैजी जो थे उन्होंने शांग यांग को काफी क्रिटिसाइज किया। शांग यांग को क्रिटिसाइज किस चीज के लिए किया? क्योंकि शांग यांग एक तो अपने पर्सनल मोटिव्स के हिसाब से चलते थे, पर्सनल मोटिव्स के हिसाब से उन्होंने कई सारी बातें कही। वो अपने खुद के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रखना चाहते थे, लोगों के ऊपर ही प्रतिबंध रखना चाहते थे। शांग यांग ने इस चीज के ऊपर फोकस रखा कि वो सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस इसी चीज के ऊपर रखा कि सोसाइटी को कैसे कंट्रोल कर रखे। इसके लिए हान फैजी ने उनको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने इस चीज के ऊपर, शांग यांग ने कभी भी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एपरेटस के ऊपर कंट्रोल करने की कभी भी बात नहीं करी कि राजा को कैसे मैनेज किया जाए, राजा कैसे व्यवहार करेगा, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, इसको कंट्रोल करने की बात शांग यांग ने कभी नहीं करी। इसके ऊपर बात करी हांग फैजी ने। हांग फैजी ने कहा कि देखिए ऐसा है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए कई ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, उनको मैनेज करना भी जरूरी है। आपने स्टेट को चलाने के लिए सोसाइटी को कंट्रोल करने की बात तो कह दी, आपने ये तो कह दिया कि हर इंसान जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है, तो वो आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी तो इंसान ही हैं, वो मिनिस्टर्स हैं वो भी तो ऑफिशियल्स ही हैं, वो भी तो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो भी तो सेल्फिश हैं, तो उनको भी तो कंट्रोल करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हान फैजी प्रपोज्ड यूजिंग ब्यूरोक्रेटिक डिवाइसेस टू मॉनिटर ऑफिशियल्स परफॉर्मेंस एंड सेफगार्ड द रूलर्स अथॉरिटी। बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके प्रति भी, उनके खिलाफ भी एक तरीके से जासूसी वगैरह करनी है और ध्यान रखना है कि कौन ऑफिशियल किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। उनको हर एक बात जो है वो एकदम सच नहीं बतानी है। कई बार उन्होंने ऐसी बातें भी कही कि एक राजा को कई बार कंफ्यूजिंग एडिक्ट्स और कंफ्यूजिंग एडिक्ट्स जो है उनको भी इशू करना चाहिए। एडिक्ट्स, कंफ्यूजिंग एडिक्ट्स मतलब कुछ ऐसे अभिलेख और कुछ ऐसे शिलालेख बनवाने चाहिए जिससे उनके जो मंत्री हैं वो जो हैं उनके बारे में उनको सच पता चले। कई बार ऐसा है कि किसी व्यक्ति के अंदर की बात को जानने के लिए कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी करने पड़ते हैं, तो उनके बारे में भी इन्होंने टेक्निक्स बताई राजा को किस तरीके से कि किसी व्यक्ति के मन के अंदर की बात जानने के लिए वो कितना छल कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए रूलर्स को ये भी आश्वस्त ये कहा कि आप अपने मंत्रियों की भी बीच बीच में परीक्षा लेते रहो, तो कौन आपका पोटेंशियल एनिमी हो सकता है वो आपको अगर पहले से पता होगा तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। अगर आप आंख बंद करके अपने मिनिस्टर्स और अपने ऑफिशियल्स के ऊपर भरोसा करोगे तो एक दिन आपका तख्ता पलट भी हो सकता है। तो ये बातें उन्होंने कही कि बार बार अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अपने ऑफिशियल्स हैं, उनका जो है क्या लेते रहो, एग्जाम लेते रहो। कभी आप कंफ्यूजिंग एडिक्ट्स या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने लेके आ जाओ जिससे पता चले कि आपके मंत्री आपके बारे में क्या सोचते हैं। If the ruler efficiently applied laws and punishments, ministers could serve faithfully due to self-interest rather than the loyalty. अगर राजा समय समय पे अपने मंत्रियों को पनिशमेंट्स भी देता रहे, पनिशमेंट्स अगर किसी ने गलती करी ओब्वियसली तभी पनिशमेंट उनको ऊपर भी वैसे ही लागू होना चाहिए जैसे आम जनता पे है, और रिवॉर्ड्स भी देता रहे, तो लोग जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, लॉयल्टी के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति, कोई मान लो राजा का मंत्री है, उस मंत्री को अगर वो अच्छा काम करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत काम करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा, तो ये व्यक्ति क्या काम करेगा? रिवॉर्ड के लिए काम करेगा ना, पनिशमेंट के लिए थोड़ी करेगा। तो ये लॉयल्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है। ये इस तरीके की बातें इन्होंने कही थी। उसके बाद इन्होंने रूलर के तौर पे एक रूलर को किस तरह से देखा, इन फा थिंकर्स ने, इन लीगलिज्म फिलोसोफर्स ने, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक राजा के मोनार्किकल डेस्पोटिज्म को या एब्सोल्यूट ऑथोरिटिसिज्म को सपोर्ट करते थे। इसके लिए इनका क्रिटिसिज्म होता है। मोनार्किकल डेस्पोटिज्म क्या होता है कि एक निरंकुश राजा को उसका सपोर्ट किया, और एब्सोल्यूट ऑथोरिटिसिज्म मतलब जिसके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, ऐसी अथॉरिटी को इन्होंने सपोर्ट किया। व्हाइल दे एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूलर एज ए गारंटर ऑफ द सोसाइटल ऑर्डर। इन्होंने इस तरीके की बातें करी कि एक रूलर जो बहुत ही ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करेगा, तो वो सोसाइटी ऑर्डर का गारंटर होगा। सोसाइटी में ऑर्डर वही व्यक्ति जो है इंस्टॉल कर सकता है। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज द फ्लो एंड वीकनेस ऑफ ए इंडिविजुअल सोवरेंस। इन्होंने ये बात भी कही, ऐसा नहीं है कि एक राजा जो है उसमें कोई इंडिविजुअली वीकनेस नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी तो आदमी है, इंसान ही तो है। अब यही तो दिक्कत है इस लीगलिस्ट फिलोसॉफी की, लीगलिज्म की जो फिलोसॉफी, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि एक व्यक्ति को इतनी ज्यादा पावर दे दी, अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगे तो उस पावर को मिसयूज करने से कैसे रोका जाए? पावर को मिसयूज करने से रोकने की बातों पे कुछ बातें तो लीगलिस्ट फिलोसोफर्स ने कही, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है।
संतुष्टि नहीं देती। इसीलिए आज के समय लीगलिस्ट फिलोसॉफी को कोई समर्थन नहीं है। बहुत जगहों पे, कुछ जगहों पे डिक्टेटरशिप है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, कई जगहों पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन इस फिलोसॉफी को कोई सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है। अब उस समय पे, जिस दौर में ये फिलोसॉफी थी, उस समय नीड ऑफ द आवर थी, नीड ऑफ द टाइम थी कि चाइना में इतना केओस था, इतने छोटे छोटे किंगडम बने हुए थे जो आपस में लड़ रहे थे, सामाजिक जो है डिसऑर्डर था, पॉलिटिकल केओस था, तब जरूरत थी। लेकिन आज के समय कहीं पे भी इस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं किया जाता। आज के समय सिर्फ स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं इसे। उसके बाद दिस टेंशन बिटवीन द अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ रूलरशिप एंड द रियलिटी ऑफ फ्लो रूलर्स इज स्पेशली एविडेंट इन हैन फेजिस राइटिंग्स हाइलाइटेड ए ट्रेजिक एस्पेक्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल फिलोसफी। उन्होंने इस बात को माना कहीं ना कहीं कि अगर राजा बहुत ज्यादा मोनार्क बेवकूफ हो गया मान लो, या वो सिर्फ पर्सनल अपने फायदे के लिए काम करने लग गया, तो इससे दिक्कत तो हो सकती है। दिक्कत कैसे हो सकती है? क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, और उस इतनी पावर होगी तो वो कुछ भी कर सकता है, और वो समाज को किस दिशा में लेके जाएगा ये उसकी पर्सनल नेचर के ऊपर भी वो तो करता ही है, डिपेंड तो करता ही है उसके ऊपर। तो रूलर की सुपीरियरिटी के ऊपर उन्होंने किस तरीके की बातें कही हैं वो देखिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगुलर ओमनीपोटेंट सोवरेन फॉर मेंटेनिंग सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपने मोनार्किज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कहा कि एक ऐसा रूलर जो सिंगुलर होगा, सबसे ताकतवर होगा, वही सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टैब्लिश कर सकता है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन के तौर पे रूलर को उन्होंने देखा। उन्होंने एक बात और कही जो कि आपको थोड़ी सी दिक्कत करने वाली लगेगी। इन्होंने कहा बैड लॉज वर प्रेफरेबल टू लॉलेसनेस एंड बैड रूलर वर बेटर देन अनार्की। अगर कानून व्यवस्था है ही नहीं, उससे अच्छा तो है चाहे बुरे कानून ही क्यों ना हो। और अनार्की यहाँ जहाँ पे कोई किसी तरीके का कानून व्यवस्था नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, ना लॉ एंड ऑर्डर होता है, ना कोई राजा होता है, ना कोई सरकार होती है, उससे अच्छा है एक खराब रूलर ही क्यों ना हो। उन्होंने एक बात को देखा, एक्सपीरियंस किया कि पिछले कुछ समय से जो इनका वॉरिंग स्टेट पीरियड चल रहा था, उस समय कितना केओस था। छोटे छोटे किंगडम थे, उनका किंगडम का राजा था, उस राजा की कोई महत्वता नहीं थी। कोई दूसरी जगह पे जो एम्परर था, जो डायनेस्टी का, उस एम्परर की कोई महत्वता नहीं बची थी। तो इन्होंने एक चीज अब फील करी, महसूस करी, और या इनको ये चीज लगी कि एक अनार्की होने से अच्छा है एक बुरा रूलर ही क्यों ना हो। तो उन्होंने इस बात के ऊपर रूलर की सुपेरियरिटी को इतना हद तक सपोर्ट किया कि एक लॉ एंड ऑर्डरलेस सोसाइटी से अच्छा है कि चाहे बुरे कानून ही क्यों ना हो, और एक अनार्की से अच्छा है चाहे बुरा शासक ही क्यों ना हो। शासक का होना बहुत जरूरी है। अच्छा शासक हो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शासक ना होने से अच्छा है बुरा शासक ही क्यों ना हो। Their commitment to safeguarding the ruler authority led to the concept of positional power, which emphasized the authority of the ruler position rather than the personal qualities. Personal qualities को ऊपर ध्यान ना देते हुए इन्होंने एक रूलर की अथॉरिटी को बहुत ज्यादा सेफ गार्ड करने की कोशिश करी, उसे बहुत ज्यादा पावर देने की कोशिश करी। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन्होंने पूरी पावर को एक राजा में कंसंट्रेट कर दिया, और एक ऑथोरिटेरियन रूल को पूरी तरह से इन्होंने सपोर्ट कर दिया। रूलर को पूरी तरह से सुपीरियर और ऑथोरिटेरियन बना दिया, निरंकुश बना दिया। अब एक बात आती है, मन में आपके भी आती है कि एंट्रैपिड सोवरेन, एक ऐसा बेवकूफ शासक बन गया मान लीजिए, जो निरंकुश है, जिसको पता ही नहीं है कैसे रूल करना है, और वो अपने हित के लिए काम करने लग गया, तो उसका क्या। Far thinkers had low expectation of a real life rulers। ये जो रियल लाइफ रूलर्स थे, जो उस समय के रूलर्स थे, उनसे तो कोई ज्यादा उनको एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। उनको वो मीडियोकर ही समझते थे, शॉर्ट साइटेड समझते थे। जो हेरिडेटिकल सक्सेशन था उसमें भी उनका बिलीव नहीं था, कि वंशवाद जो चल रहा है उसको भी वो मानते नहीं थे। उनका मानना था कि एक सेज रूलर के कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेज एम्परर जब होगा, सेज एम्परर के जो कॉन्सेप्ट एंशियंट चाइना से चलते आ रहे थे, पहले के समय पे जब डायनेस्टी ऑर्डर नहीं था, तभी भी सेज एम्प्रेस का कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा शासक जो अपनी, जिसे जनता मिल के शासक बनाए। पहले तो उसे शासक बनाया जाए, वो योग्यता के आधार पे उसे शासक बनाया गया, लेकिन जब वो योग्य साबित हो गया उसके बाद वो निरंकुश होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर किसी का कंट्रोल होना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरीके का शासक बनना, इस तरीके की बातें, ये जो शासक के बनने की जो बात है, ये इम्प्रैक्टिकल नजर आती है। इन्होंने ये बात तो कह दी कि एक ऐसा सोवरेन, एक ऐसा रूलर जो निरंकुश होगा, वो सोसाइटी के अंदर अपनी मन मर्जी मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर को चला सकता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति खुद मॉरली करेक्ट होगा, इस चीज की कोई गारंटी है? तो यहाँ पे ये जो विचारधारा है, ये अपने आप में कमजोर विचारधारा साबित होती है।
They emphasize the importance of depersonalize the sovereign's rule, urging rulers to rely on the law as impartial norms rather than personal wisdom and desires. इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि राजा को उन कानून व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए, अपनी पर्सनल विजडम और डिजायर्स के आधार पर नहीं चलना चाहिए, और उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, सबके प्रति वो रूल रेगुलेशंस जो हैं वो बराबरी से इंप्लीमेंट करने चाहिए. According to them, the ruler's role was to make final decisions and monitor official performance, but they should refrain from interfering every political decision. ऐसा है कि एक राजा की कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो ध्यान रखे कि फाइनल डिसीजन वो ले, अल्टीमेट करता धरता वही है, अपने ऑफिशियल्स को परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता रहे, किसको पनिशमेंट देना है, किसको रिवॉर्ड देना है, इसके ऊपर ध्यान रखे, लेकिन हर एक छोटे मोटे पॉलिटिकल मैटर के ऊपर उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उससे वो दूर रह सकता है, क्योंकि इतने सारे ऑफिशियल्स को उसने रखा हुआ है, इतने सारे मंत्रियों को उसने रखा हुआ है, तो वो इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. तो इस तरीके की बातें इन्होंने कही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नजर आती है कि ये जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, इसमें एक रूलर की भूमिका को तो उन्होंने बता दिया कि कैसी होती है, लेकिन उस रूलर को चुनने की और उसके पर्सनैलिटी के ऊपर ये जो है कहीं ना कहीं तर्क नहीं दे पाए कि वो जो राजा होगा वो भी तो व्यक्ति होगा. आप कह रहे हो ना, ये फिलोसोफर्स ये कह ही रहे थे कंटिन्यूअसली कि ह्यूमन नेचर तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म का होता है, ग्रीडी किस्म का होता है, तो राजा भी तो व्यक्ति होगा, इंसान ही होगा, वो भी ग्रीडी हो सकता है, वो भी पर्सनल डिजायर्स के पीछे भाग सकता है, वो भी लोगों के प्रति जो है करप्ट हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है. तो इसका वो कोई ज्यादा क्लियरली आंसर दे नहीं पाए और इस चीज के को वो डिफाइन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये फिलोसॉफी लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं रही और इसको फॉलो नहीं किया जा पाया. चिन डायनेस्टी ने इसे बढ़ चढ़ के फॉलो किया, लेकिन बाकियों ने इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया. While some scholars have labeled the far thinkers as totalitarians के रूप में तो इनको देखा है, totalitarian मतलब पूरी तरह से डिक्टोरियल्स इस तरीके से कि वो पूरी तरह से पूरा टोटल कंट्रोल जो है वो राजा के हाथ में देना चाहते थे. लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सोशल और कल्चरल और लर्निंग्स को भी असोल्ट किया, उसके ऊपर भी बात करें तो इन्होंने बाकी जो इनके समकालीन दर्शन थे उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया, जो उस समय के स्कॉलर्स थे और उस समय के जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थे, जो मॉरल स्कूल ऑफ थॉट थे, उनको टारगेट करने के लिए इन्होंने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया. इवन चिन डायनेस्टी के समय तो बहुत सारे स्कॉलर्स को जलाया गया, बहुत सारी लाइब्रेरीज को जलाया गया, किसके कहने पे? लीगलिस्ट फिलोसोफर्स के कहने पे. तो इस तरीके की बातें हुई. तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि इन्होंने उन लोगों को इसलिए क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज करने का कारण क्या था? उनका कारण ये था कि कहीं ना कहीं इनकी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट, जैसे कन्फ्यूशियस की फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट या मोजी की फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट या टाओइज्म की फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट, रूलर की पावर को कमजोर ना कर दे. एक अथॉरिटी को पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे देखते थे, ये नहीं, अथॉरिटी के लिए उनको थ्रेट के तौर पे देखते थे, इसलिए उनको मारा, उनको जलाया गया, उनकी किताबों को, उनकी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को नुकसान पहुंचाया, उनके कल्चर और लर्निंग को नुकसान पहुंचाया गया. उनका ये मानना था, हाइन फजी ने एक बात कही थी जैसे कि सारी इंटेलेक्चुअल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो राजा के अधीन होनी चाहिए. राजा को जो ठीक लगता है वो तो वो चलने देगा, और बाकी जो राजा को लगता है कि ये फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट उसके स्टेट के लिए ठीक नहीं है, ये दर्शन उसको सूट करता है, तो उसे तो वो अपना लेगा. जिसको वो लगता है कि ये उसके लिए खतरा है तो उसको वो जला भी सकता है, उस टीचिंग्स को वो प्रोपोगेट होने से रोक भी सकता है, उस व्यक्ति को वो मार भी सकता है, पनिश भी कर सकता है. तो इस तरीके की अथॉरिटी को इन्होंने सपोर्ट किया कि टोटल कंट्रोल ऑफ ए रूलर. अब वो रूलर कैसा होगा उसके ऊपर तो इनका ये कह दिया कि वो पूरी तरीके से आजाद है, उसे कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन वो पर्सनल हिसाब से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगा. लेकिन क्या वो व्यक्ति चल पाएगा? उस व्यक्ति को कंट्रोल में लाने का कोई तरीका है? तो ऐसा कोई तरीका आपको नजर में नहीं आता है. तो ये फार ट्रेडिशन जो है, उसके बाद ये हिस्टोरिकली और मॉडर्न रिसर्च तक कैसे पहुंचा उसकी भी बात कर लेते हैं. हैन डायनेस्टी के समय आते आते जो अगली डायनेस्टी थी, चिन डायनेस्टी के बाद हैन डायनेस्टी, वो एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी. चिन डायनेस्टी तो तकरीबन 15 साल तक ही चल पाई. हैन किंगडम जब आया तो हैन डायनेस्टी ने वापस से कन्फ्यूसिज्म को अपनाया, कहीं ना कहीं टाओइज्म को अपनाया, और इस लीगलिज्म की फिलोसफी को, फार थिंकर्स की फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को उसने दरकिनार कर दिया, साइडलाइन कर दिया. उसके बाद ये इसको कोई ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिल नहीं पाया, तो ये इररिलेवेंट हो गई. इररिलेवेंट एक रीज़न ये भी था इररिलेवेंट होने का, क्योंकि अब चाइना का यूनिफिकेशन हो चुका था, तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी हार्मनी में रहने लग गई थी. तो लोगों के ऊपर इतना ब्रूटल
लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं थी। इतना ब्रूटल लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने से लोग जो है वो विरोध में भी हो सकते हैं। लोगों को इतना कमजोर समझना भी एक राजा की बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, और राजा को अल्टीमेटली इतनी पावर देना भी ठीक नहीं है। तो पुराने जो नॉर्म्स थे, मैंडेट ऑफ हेवन का कॉन्सेप्ट और वो सब चीज़ें, और बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट्स थी, उनका भी प्रभाव था, जिसकी वजह से फार ट्रेडिशन जो है उसको काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। फिर इस फार ट्रेडिशन और इस तरीके की विचारधारा, निरंकुश शासक की बात और निरंकुश एक रूलर की बात का जो प्रभाव है वो देखने को आपको मिलता है 20वीं शताब्दी में, जब माओ जेडोंग की हुकूमत आती है कम्युनिस्ट चाइना में। आपको पता है कि कम्युनिस्ट चाइना, ये जो आपको रेड चाइना नजर आता है, जिसमें मैप में तो देखिए यहाँ पे कुछ हेर फेर कर रखा है इन लोगों ने, जिसमें आपको भारत का मैप जो है वो थोड़ा इन्होंने गलत दिखा रखा है। लेकिन ये जो रेड चाइना है ये 1949 में अस्तित्व में आया। 1912 में इंपीरियल चाइना का दौर खत्म हो गया, पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना आया, फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना था ये। यहाँ पे एक सिविल वॉर हुआ जिसमें कम्युनिस्ट और जो डेमोक्रेटिक थे, नेशनलिस्ट थे, उनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें कम्युनिस्ट लोग जीत गए। माओ जेडोंग की यहाँ पे हुकूमत बन गई, जिससे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, न्यू चाइना ये कहा जाने लग गया। ये जो चाइना आया तो यहाँ पे माओ जेडोंग ने भी कुछ इस तरीके की फिलोसॉफी को प्रमोट करने की कोशिश करी, इस तरीके का कल्चरल रिफॉर्म लाने की कोशिश करी कि कन्फ्यूसिज्म को क्रिटिसाइज करना, और इस तरीके की लीगलिज्म की फिलोसॉफी के जैसे ही विचार उसके थे। वो चाहता था कि वो भी निरंकुश रहे, उसको कोई रोके ना, कोई टोके ना। आज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसकी भी विचारधारा आप कहीं ना कहीं देखते हैं ना कि वो निरंकुश हो जाती है। उसमें चुनाव जो है वो नाम मात्र के होते हैं, लेकिन उसका जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही इंटरनल चुनाव होते हैं, वन पार्टी सिस्टम है। पूरी तरीके से लीगलिज्म की फिलोसॉफी नहीं कह रहा कि मैं पूरा ही फार ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरीके की विचारधारा को उसने अपनाने की कोशिश करी। कई सारे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का उसने दमन करने की कोशिश करी 1970 के दशक में। तो इस तरीके की चीजें करी, लेकिन चाइना के जो लोग हैं उन्होंने इस विचारधारा को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग जो माओ जेडोंग के सपोर्टर थे उन्होंने किया, लेकिन सबने नहीं। और कई सारे कल्चरल नुकसान हुए। कल्चरल जो है रिवॉल्यूशन के दौरान, जो चाइना का कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था माओ जेडोंग के समय, माओ जेडोंग की बायोग्राफी में मैंने पढ़ाया है आपको, तो काफी करोड़ों लोगों की उस समय भी हत्या की गई थी। लेकिन आज के समय ये जो लीगलिज्म की फिलोसॉफी है या फार ट्रेडिशन है, ये पूरी तरह से अब नॉन पॉलिटिकल हो चुका है। सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इसे पढ़ा जाता है, अब पॉलिटिकल नहीं रहा है। स्कॉलरली इसे पढ़ते हैं हम, और इसके लिए एक स्कॉलरली सोसाइटी भी स्टैब्लिश की गई 2015 में, और इसको पढ़ने के मकसद से कि ये इस तरीके की फिलोसॉफी में इसमें क्या क्या विचार थे तो क्यों थे, और उन फिलोसोफर्स के अपने ओपिनियन क्यों ऐसे बने, क्या उनके इंटरेस्ट थे और किस तरीके की बातें उन्होंने कही। तो ये बातें यहाँ पे आपको पता चलती है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, और इंस्टाग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। सक्सेस प्लस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।